नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और स्वागत है आपका द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में। तो दोस्तों, आज तारीख है 29 जनवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर दोस्तों ये है कि ट्रंप रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री फ्रॉम 7 मुस्लिम नेशंस, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम देशों से अमेरिका में आना प्रतिबंधित कर दिया है। तो दोस्तों, इसके बारे में 2-3 दिन पहले आपसे काफ़ी ज़्यादा चर्चा मैंने की थी कि वो एक मसौदा जो बन रहा था उस पर अभी तक ट्रंप जी के हस्ताक्षर नहीं हुए थे। तो दोस्तों, वो कल हो गए हैं और उसी वजह से अब जो कोई भी ये 7 मुस्लिम देशों के लोग हैं ये अमेरिका नहीं जा सकते हैं अगले 90 दिनों के लिए, और जो शरणार्थी हैं तो वो अगले 120 दिनों के लिए। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज में इसमें काफ़ी लंबी चर्चा की हुई है, तो इसको हम वहाँ पे अच्छी तरीके से फिर से लेंगे। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज में तकरीबन आधे पेज की एक पूरी खबर है। अगली खबर ये है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स कैन नॉट बाई पास अस, यानी कि मंत्रालय व विभाग हमसे बचकर नहीं निकल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि निर्वाचन आयोग का ये कहना था कि चाहे मंत्रालय हो या कोई विभाग हो या नीति आयोग हो, ये कोई ऐसी योजना अभी नहीं लागू करेंगे या कोई ऐसी योजना तुरंत बना करके रिलीज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आने वाले चुनावों पर उसका कोई असर पड़ सके। तो हुआ ये था कि अगर ये ऐसी कोई योजना रिलीज़ कर देते हैं, जारी कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो फिर निर्वाचन आयोग के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये समस्या ना खड़ी हो, इसके लिए जो कोई भी कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, तो जो कैबिनेट सचिवालय यानी कि मंत्रिमंडलीय सचिवालय है, तो उसकी जानकारी उन्हें पहले उनको देनी होगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो कोई भी मंत्रालय निर्णय लेंगे या उन मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले जो विभाग निर्णय लेंगे, तो उन मंत्रालयों से संबंधित जो सचिवालय हैं तो वहाँ से उनकी जानकारी पहले उनको चुनाव आयोग को देनी पड़ेगी। और उसके अलावा नीति आयोग के संबंध में भी कहा गया है कि नीति आयोग और रक्षा मंत्रालय, इनसे संबंधित भी जो जानकारियाँ हैं तो वो उनको चुनाव आयोग को पहले बतानी पड़ेंगी। तो यानी कि एक तरीके से वो इस चीज़ पे लगाम लगाना चाहते हैं कि कोई इस तरीके की लोकप्रियतावादी नीतियां ना जारी की जाएं जिससे कि चुनावों पे असर पड़ सके। हालांकि आपको पता होगा कि पहले एक बात ये भी उठी थी कि मोदी जी की जो मन की बात चलती है, तो बंगाल के चुनाव के वक्त ये कहा गया था कि वो लोगों को प्रभावित कर सकती है, तो मन की बात को तब तक के लिए बंद कर दिया जाए। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कहा था कि मन की बात जो है तो प्रधानमंत्री के तौर पर देते हैं, भाजपा के नेता के तौर पर नहीं, तो उसको नहीं बंद किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ज़रूर ये ऐसा है कि कई सारी नीतियाँ ऐसी बना सकती है केंद्र की सरकार जो कि राज्यों के चुनाव में उनको मदद कर सकती। अगली खबर दोस्तों ये है कि कर्नाटक गवर्नमेंट टू अमेंड एक्ट टू कंडक्ट कंबाला, यानी कि कर्नाटक की सरकार कंबाला के आयोजन के लिए एक्ट में अर्थात अधिनियम में संशोधन करेगी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि पशु क्रूरता अधिनियम में तमिलनाडु की सरकार ने संशोधन कर लिया है, हालांकि वो संवर्ती सूची का विषय है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये कहा जा रहा है कर्नाटक की सरकार की ओर से कि हमारे यहाँ भी कंबाला को बैन किया गया है और उसमें पशु क्रूरता को बताया गया है, तो हम इसमें संशोधन करके कंबाला में होने वाले जो भी गतिविधियां हैं उनको पशु क्रूरता की जद से उनको पशु क्रूरता की सीमा से बाहर कर देंगे। तो इससे कंबाला फिर से लीगल यानी वैध हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो एक नया मार्ग सभी राज्य अपना रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ ऐसा फैसला दे दे कि फिर ये सारे इनके जो अमेंडमेंट्स हैं यानी कि जो इनके संशोधन हैं वो सारे निपट जाएं। आपको पता होगा कि एनजेएसी जो हुआ था, न्यायिक नियुक्ति आयोग वाला, वो तो केंद्र सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक था और वो पारित होकर अधिनियम भी बन गया था। लेकिन हुआ क्या, उसको सुप्रीम कोर्ट ने किनारे कर दिया, यानी कि उसे असंवैधानिक घोषित करके उसको समाप्त कर दिया। तो ये लोग भी जो कर रहे हैं, तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रवैया होता है। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि अभी आंध्र प्रदेश में एक मुर्गों की भिड़ंत की है। आपको मैं बताया हूं कि एक रूस्टर फाइट वाली जो प्रथा है, तो उस प्रथा को भी हो सकता है कि जब वहाँ आंध्र प्रदेश में आवाज़ उठे तो वो भी यही रास्ता अपनाएं। तो ये इस तरीके से पशु क्रूरता अधिनियम में परिवर्तन कर करके अगर वो किसी चीज़ को वैध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आगे चल के एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि कर्नाटक की सरकार ने इस पर कोई भी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि 6 फरवरी से तो चालू ही हो रहा है विधानसभा का सत्र, तो ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है। अब तो 6 फरवरी आने ही वाला है, तो ऑर्डिनेंस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए वो बोले कि हम 6 फरवरी को विधानसभा में ही इसको लाएंगे।
अगली खबर है दोस्तों, रिफ्यूजीज इन देयर लैंड एज गंगा स्वॉलोज होम, यानी कि अपने ही भूमि पर शरणार्थी हो गए क्योंकि गंगा ने उनके घर को निगल लिया। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो फरक्का से लेकर के जलांगी यानी बंगाल में जो गंगा का तट है, तो उसका जो दायां तट है, तो वहाँ पर जिसे इरोजन कहते हैं अर्थात अपरदन की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ की ना सिर्फ आसपास की मिट्टी बल्कि आसपास के गाँव में जो घर वर होते हैं वो सब उस पानी के साथ अपरदित होकर के बह करके गंगा के पानी में समुंदर चले जाते हैं बहते हुए। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि लगातार जो नदियों के तल हैं वो भरते जा रहे हैं, और जब नदियों के तल भरते जाते हैं तो जब नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो अक्सर वो मैदानों में बहता है, क्योंकि इतना नदियों में घाट में गहराई नहीं होती है कि सारा पानी वहाँ से निकल सके। तो हो यही रहा है कि चूँकि इनके जो नीचे के तल हैं वो लगातार भरते जा रहे हैं नदियों की, इस वजह से ये मैदानी इलाकों में आके लगातार बहती हैं और वहाँ पे जो मिट्टी घर सब कुछ होता है बहा ले जाती हैं। तो अब ये जो दिक्कत है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ से है, बंगाल में है। फरक्का से लेकर के जलांगी तक का जो 120 किलोमीटर तक का गंगा का दाहिना तट है, वहाँ पर ये समस्या खड़ी हुई है। तो ये दोस्तों बड़ी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हज़ारों लोगों के घर बह जाते हैं, फिर वो डिस्प्लेसमेंट यानी उनका विस्थापन होता है, कहीं और जाते हैं, फिर उनकी रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाती है, और फिर उसके बाद वो शहरों की ओर पलायन करते हैं, जिससे शहरों में दबाव बढ़ता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा सामाजिक समस्याएं और शहरों में अव्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो इसके लिए अब कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बारे में सरकार क्या करती है। तो दोस्तों यहाँ एक खबर छपी थी, खबर महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक महत्वपूर्ण नाम मिला है, मीज़ल्स रूबेला वैक्सीनेशन, यानी कि मीज़ल्स रूबेला टीकाकरण, और नीचे एक और मिला है मीज़ल्स मम्प्स रूबेला एमएमआर वैक्सीन, यानी कि मीज़ल मम्प्स रूबेला एमएमआर टीकाकरण। तो ये क्या है, तो दोस्तों मीज़ल्स का मतलब होता है खसरा, ठीक, मम्प्स का मतलब होता है गलसुआ, और रूबेला का मतलब होता है जर्मन खसरा, यानी ये भी एक खसरे का ही रूप है जो कि शुरू में जर्मनी में पाया गया था, इसलिए इसको जर्मन खसरा कहा जाता है, रूबेला। तो ये दोस्तों क्या है कि ये आपको पता है बीमारियां हैं, और इनसे निपटने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे पोलियो का टीका लगाया जाता है, वैसे इनके लिए भी खसरे का, रूबेला इत्यादि का टीका लगाया जाता है। तो एक ये टीका है, तो पहले एमएमआर था तो उसमें तीनों थी, अब एक और टीका आया है जिसमें कि सिर्फ मीज़ल्स और रूबेला यानी खसरा और जर्मन खसरा है, बस ये इन्हीं दोनों की टीका, वो इन्हीं दोनों का एक टीका है। तो उसमें थोड़ा सा विवाद ये है कि जो सरकार है तो ज़बरदस्ती सबको टीके लगा रही है, लेकिन पेरेंट्स ये कह रहे हैं, माँ बाप ये कह रहे हैं कि हम पहले एक बार टीका लगवा चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लगवाना चाहते अपने बच्चों को टीका। लेकिन अब देखिए वही जो झगड़ा है तो उससे हमको लेना देना नहीं है। आपको मैं बताऊं कि टीका लगाया क्यों जाता है। टीका इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चे को वो बीमारी ना हो जो कि उसको आगे चल के हो सकती है। तो आप सोचेंगे कि आखिर टीके में ऐसी कौन सी दवा होती है कि जो इतने लंबे वक्त तक आदमी के शरीर में बनी रहती है कि अगर उसको आप बचपन में लगाएं तो 5 साल 10 साल बाद भी उस रोग से लड़ सके। तो दरअसल पे टीके में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें कोई दवा नहीं होती। शायद आपको नहीं पता होगा कि जो खसरा है ना, तो जिस खसरे के वायरस यानी विषाणु से अब बच्चों को खसरा हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है, वही खसरे का जो विषाणु है वही टीके के अंदर होता है। तो आप सोच करके बड़े हैरान होंगे कि ये तो मतलब ऐसा है कि जहर जहर को ख़त्म कर रहा है। बिल्कुल हाँ, जो वायरस होता है वही वायरस को ख़त्म करता है, लेकिन सीधे नहीं। कैसे? वो ऐसे होता है कि अगर आप किसी भी छोटे से बच्चे को उस वायरस की बहुत थोड़ी सी मात्रा देंगे तो ऐसे में वो वायरस उनके शरीर में जा करके क्या करेगा, प्रतिरक्षी तंत्र पे हमला करेगा। प्रतिरक्षी तंत्र तुरंत जागेगा और क्या करेगा, वो अपने शरीर में एक ऐसी एंटीबॉडी का निर्माण करेगा जो एंटीबॉडी उस वायरस से लड़ने में सक्षम हो, उसे मारने में सक्षम हो। और वो एंटीबॉडी जिस शारीरिक प्रोग्राम के तहत उसके शरीर के अंदर बनेगी, वो प्रोग्राम हमेशा के लिए उसके शरीर में सेव हो जाएगा। यानी कि अगर आप वायरस की थोड़ी सी मात्रा देंगे तो तुरंत प्रतिरक्षी तंत्र उसके खिलाफ एंटीबॉडी निर्माण करने की क्षमता विकसित कर लेगा, और ये जो विकसित करने की क्षमता एक प्रोग्राम के रूप में होती है, ये हमेशा उसके अंदर सेव रहेगी, यानी वो जो एंटीबॉडी है वो उसके अंदर हमेशा सेव रहेगी। ऐसी स्थिति में जब उसी वायरस की ज़्यादा मात्रा जब उसको वातावरण से प्राप्त होगी, तो वो वायरस जब उसके शरीर के अंदर जाएगा तो जो पहले से बनी हुई एंटीबॉडी और उसका बना हुआ प्रोग्राम है वो भारी मात्रा में और ज़्यादा एंटीबॉडी का निर्माण करके उन सारे वायरसों को ख़त्म कर देगा, मार देगा। और अगर मान लीजिए कि अगर उसके अंदर पहले से एंटीबॉडी नहीं बनी होती, पहले से वो प्रोग्रामिंग नहीं होती, तो क्या होता
कि जब वायरस वातावरण से आकर के उसके शरीर में अटैक करता तो वो शरीर तुरंत, प्रतिरक्षी तंत्र तुरंत कोई एंटीबॉडी नहीं बना पाता और बच्चे की मौत हो जाती है उससे। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप किसी को थोड़ा सा वायरस देते हैं तो शरीर उस वायरस को ख़त्म करने की प्रयास में एक एंटीबॉडी बना लेता है, और लेकिन अगर आप उसको शुरू में टीका ना दें तो बाद में जब ज़्यादा मात्रा वायरस की उस पर अटैक करेगी तो फिर वो या तो गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा, जीवन भर के लिए अपंग हो जाएगा, या कि मौत हो जाएगी। अगली खबर दोस्तों ये है कि ओडिशा रिजेक्ट्स पैनल ऑन महानदी, यानी कि उड़ीसा ने महानदी पर बनाए जाने वाले पैनल को अस्वीकार कर दिया है। तो ये क्या है दोस्तों, विवाद दरअसल पे ये है कि महानदी जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर के बहती है। लेकिन है क्या कि महानदी का जो ज़्यादातर पानी है आमतौर पे उड़ीसा उपयोग करता है। हीराकुंड बांध भी जो बना है महानदी पे वो उड़ीसा में ही है। तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ भी लगातार अपनी आवश्यकता बढ़ाता जा रहा है पानी की, और महानदी पे लगातार बांध, बैराज इत्यादि बना करके उसका पानी अपने यहाँ रोकता जा रहा है। जिस बात पे उनका पिछले वर्ष विवाद हुआ था उड़ीसा की सरकार के साथ, और उड़ीसा की सरकार ने कहा था कि इन सारे प्रोजेक्ट्स को, जो बांध और बैराज बनाने के प्रोजेक्ट हैं, इनको तुरंत रोका जाए, नहीं तो हम इसकी आगे चल के अपील करेंगे। तो हुआ यही था कि उन्होंने 19 नवंबर 2016 को उन्होंने ये कहा था कि हम छत्तीसगढ़ की सरकार को रोकना चाहते हैं कि वो वहाँ पर बांध ना बनाए। तो उस केंद्र सरकार के पास गए थे। तो केंद्र की सरकार ने 19 जनवरी 2017, यानी कि अभी 19 जनवरी को अभी क्या किया केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि चलिए हम इसमें एक ट्रिब्यूनल बना देंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि कावेरी विवाद पे 2-2 ट्रिब्यूनल बने हुए थे पहले। इधर एक नया झगड़ा चालू हुआ था सतलज यमुना लिंक पर, तो देखिए भविष्य में शायद उस पर भी कोई ट्रिब्यूनल बने। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो नदी विवाद है, महानदी विवाद, तो इस पर हम एक ट्रिब्यूनल बना देंगे। लेकिन नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं वो इस बात से तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये ट्रिब्यूनल वगैरह से हमारा झगड़ा नहीं शांत होगा, इसके लिए कोई सीधा एक कानून बनाया जाए और उसमें कितना पानी किसको मिलना चाहिए वो स्पष्ट कर दिया जाए। ट्रिब्यूनल वगैरह से हमारा झगड़ा नहीं शांत होने वाला है। और उन्होंने ना सिर्फ इतना, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि 1956 में जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, यानी कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बना था, तो उसकी धारा 4(1) के तहत इस प्रकार का कोई भी कमेटी या पैनल बनाना संविधान उसके अधिनियम के खिलाफ है। तो जब उस हिसाब से आप वो ऐसा कोई ट्रिब्यूनल बना ही नहीं सकते तो आप क्यों बनाना चाहते हैं। दरअसल पे केंद्र की सरकार चाहती है कि मामला शांति से निपट जाए, लेकिन उड़ीसा की सरकार चाहती है कि इस मामले में ट्रिब्यूनल ना बने, वरना हो सकता है कि ये कावेरी की तरह 25, 30, 35 साल जैसे कावेरी पे ट्रिब्यूनल बना हुआ है और उस पर कोई बहुत ज़्यादा निर्णय नहीं आ पा रहे हैं, ले दे के मामला सुप्रीम कोर्ट में ही पहुँच जाता है। तो उनका ये सोचना है नवीन पटनायक का कि ले दे के ये मामला आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचेगा तो अपना क्यों वक्त किसी ट्रिब्यूनल में बर्बाद करें। तो सीधे से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ही जाएं आगे चल के। तो मामला कहाँ तक जाएगा वो तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि कावेरी नदी पे बने ट्रिब्यूनल को देख करके अब उड़ीसा को भरोसा नहीं है कि कोई भी ट्रिब्यूनल नदी विवादों को सही तरीके से सुलझा सकता है। हालांकि दोस्तों मन की बात की खबर मैंने शुरू में भी कर दी थी, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चुनाव में भी लग गया था। हालांकि मुझे नहीं पता था, मैंने खबर नहीं पढ़ी थी, लेकिन इस चुनाव में भी मन की बात पे कोई याचिका दायर किया था, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास कोई उन्होंने आवेदन भेजा था कि इसे बैन किया जाए, लेकिन अब वही है कि उन्होंने फिर से उसको क्लियरेंस दे दिया है। तो उससे लेना देना नहीं था। महत्वपूर्ण ये है कि मोदी कॉल्स ऑन यूथ टू इंस्टॉल भीम ऐप, यानी कि मोदी जी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो भीम ऐप को इंस्टॉल करें। तो दोस्तों यहाँ पे एक नाम आया था एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। तो ये क्या होता है, कॉप्स मत बोलिएगा, इसको यूजुअली कोर कहा जाता है। तो ये क्या है इसके बारे में आप जानना चाहिए, हो सकता है कि बचपन में आप लोग रहे भी हों। और ये जो भीम है तो इसका आप पूरा नाम जान के रखिए कि भीम क्या है, कैसे काम करता है, यूपीआई से इसका क्या संबंध है, ये सब आपको जानना चाहिए। परीक्षा में ना भी है तब भी आज की तारीख में आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पे आते हैं और आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में लंबी खबर है। तो टाइटल इन्होंने दिया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के गाल पर ढुलके आंसू। तो ऐसा क्यों इन्होंने लिखा, क्योंकि दरअसल पे इन्होंने जो आदेश दिया है 7 मुस्लिम देशों से उन लोगों को ना आने देने के लिए, तो उसको लोग ये मान रहे हैं कि दरअसल पे ये एक विशेष धर्म के लोगों के ऊपर हमला है, और किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को चिन्हित करके उसे ये कहना है कि अमेरिका नहीं आने देंगे, ये अमेरिका की जो
वो स्पिरिट है, उसका जो पूरा चरित्र रहा है पिछले 200-250 साल का, ये उसके खिलाफ है, ऐसा लोगों का मानना है। अब देखिए है क्या कुल मिलाकर के, पहले तो आपको बता दूं कि मामला क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको वो 7 देश बताए थे जो कि मैं आपको नक्शे में भी दिखाऊंगा अभी। तो वहाँ से तो 90 दिन के लिए आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है लोगों को। ऊपर से जो रिफ्यूजीज़ यानी कि युद्ध की वजह से शरणार्थी पैदा हुए हैं, खासकर आप जानते हैं सीरिया में सबसे ज़्यादा पैदा हुए हैं, तो इन शरणार्थियों को 120 दिन के लिए यानी कि अगले 4 महीनों के लिए ये कहा गया है कि वो अमेरिका में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अब हालांकि इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लिखा ही हुआ है, ड्रू शार्प रिएक्शन फ्रॉम सिविल राइट्स ग्रुप्स एंड डेमोक्रेट्स, यानी कि डेमोक्रेट और नागरिक अधिकार संगठनों के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि यहाँ पर ये लिखा गया है कि आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कंट्रीज विथ मुस्लिम मेजॉरिटीज़ एंड कार्विंग आउट सेक्शन फॉर माइनॉरिटी रिलीजन्स, यानी कि किसी भी देश को उसके मुस्लिम बाहुल्य होने के नाम पे पहले चिन्हित करना और उसके बाद उन लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा देना, ये जो है तो पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटिंग है, यानी कि भेदभावपूर्ण है। और अंतिम में ये कहा है कि ये तो यूएस के संविधान के पहले संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट के सीधे खिलाफ है। तो इस बात के लिए कई सारे लोगों ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और हो सकता है कि अब लोग इसके खिलाफ कोर्ट भी पहुंच जाएं। और एक शब्द दोस्तों यहाँ पे आया था, उसका फ्लाई ऑन द फेस का मतलब होता है, यहाँ पे कहीं पे आया था पता नहीं कहाँ गया, तो फ्लाई ऑन द फेस का मतलब होता है कि विरोध दर्ज करना या विरोध करना इत्यादि, ऐसा ही उसका मतलब है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये जो सीरिया में संकट खड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से 48 लाख शरणार्थी बने हैं। सोचिए 48 लाख शरणार्थी बने हैं इस सीरिया के संकट की वजह से, और 66 लाख लोग खुद सीरिया के अंदर से ही एक शहर छोड़ के दूसरे शहर या एक गांव छोड़ करके दूसरे गांव भाग गए हैं, यानी कि वो वहां पर भी शरणार्थी का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप अगर इन दोनों आंकड़ों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि तकरीबन 1 करोड़ लोग से भी ज़्यादा आज की तारीख में सीरिया में शरणार्थियों की तरह या तो सीरिया के अंदर ही या तो दूसरे देशों में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। तो दोस्तों ये कितनी बड़ी समस्या है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि एक देश की तकरीबन 40 से 50% आबादी जो है तो वो शरणार्थी बन के पूरी दुनिया में या कि अपने ही देश के अलग अलग इलाकों में यहाँ वहाँ घूम रही है। ना उनके पास खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी, ना रहने के लिए छत, कुछ भी नहीं है। और ऐसी स्थिति में अगर ये कहा जाए कि हम इनको अपने यहाँ आने नहीं देंगे, कोई इनकी मदद नहीं करेंगे, तो वाकई में वो अमानवीय तो लगता ही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि UNHCR यानी कि इनको वो जानते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार आयोग वाले हैं संयुक्त राष्ट्र के, तो ये भी आप देखेंगे कि अभी तो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब इसकी बैठक होगी UNHCR की तो यहाँ पे भी इस मामले पे काफ़ी ज़्यादा विरोध दर्ज किया जाएगा। और दोस्तों ये भी बताऊं कि राजनीति क्या होती है, तो ये कितनी खतरनाक, मतलब कि कितने दोगले मन से भरी होती है कि एक तरफ मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 11 सितंबर पे जो हमला हुआ था तो उसके कारण मैंने ऐसा किया है ताकि ऐसा हमला दोबारा ना हो। जबकि सच्चाई ये है कि 11 सितंबर के हमले में जिन लोगों को दोषी पाया जा रहा है वो तो खुद सऊदी अरब के रहने वाले थे। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि सऊदी अरब को प्रतिबंधित नहीं किया है, उल्टे जो उन्होंने सबसे पहला निर्णय लिया है वो ये लिया है कि सऊदी अरब को वो और अब ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की सप्लाई करेंगे। और सऊदी अरब उस पैसे का किस में, उस हथियार और पैसे का किस चीज़ में उपयोग करेगा, सॉरी पैसे बोल रहा हूँ, हथियार होने चाहिए, उस हथियार का कहाँ उपयोग करेगा, यमन में। आपको पता होगा कि यमन में जो अभी समस्या चल रही है वो क्यों चल रही है। तो दोस्तों एक फ़ोन आ गया था, तो मैं ये आपसे बोल रहा था कि इस हथियार का उपयोग सऊदी अरब कहाँ करेगा, यमन में। तो यमन में जो समस्या खड़ी हुई है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण खुद सऊदी अरब ही रहा है, क्योंकि सऊदी अरब नहीं चाहता है कि यमन में कोई भी ऐसी सरकार आ जाए जो कि उनके खिलाफ़ हो। अब आपको मैं दिखाऊँगा कि वो कौन से इलाके हैं, वो कौन से देश हैं जहाँ से सऊदी अरब ने लोगों को, अमेरिका ने लोगों को आने से प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये सारे देश आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे उनके चिन्ह भी बने हुए हैं लाल में। तो ये सूडान है, लीबिया है, सीरिया है, इराक है, सोमालिया है, यमन है। तो दोस्तों ये जो 6 देश हैं तो ये तो युद्धग्रस्त देश हैं, आपको पता भी होगा पहले से कि यहाँ पर लगातार आंतरिक कलहें, आंतरिक युद्ध, ये सब कुछ चल ही रहे हैं। लेकिन ईरान जो है, तो ईरान में इस तरह कोई आंतरिक कलह नहीं है, लेकिन इस पर फिर भी प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? क्योंकि ईरान सबसे बड़ा विरोधी है
अमेरिका का। तो दुनिया में जो सबसे बड़े विरोधी रहे हैं अमेरिका के और आज भी हैं, तो उनमें सबसे ऊपर ईरान का ही नाम आता है। और आपको पता होगा कि ईरान ने भी जब अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम किया था तो अमेरिका ने उसके ऊपर दुनिया भर के दबाव बना करके वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका बंद करवा दिया था। तो इस वजह से ईरान उनसे यूएस से और भी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, और इसके अलावा इनकी पुरानी भी कुछ दुश्मनियाँ हैं। तो ईरान ने भी क्या किया है, ईरान ने ये कहा है कि अगर कोई भी ईरानी यूएस नहीं जा सकता तो कोई भी यूएस का आदमी ईरान नहीं आ सकता। तो ईरान ने भी क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है यूएस वालों पर। तो यहाँ पे आप खबर देख रहे हैं कि ईरान टू बैन यूएस विजिटर इन रिटेलिएशन, यानी कि ईरान यूएस के विजिटर्स को, पर्यटकों को अपने यहाँ बैन कर देगा बदले में। इन रिटेलिएशन का मतलब होता है बदले की भावना से, ठीक। तो अगली खबर साथ ही जो जुड़ी हुई है वो ये है कि सिलिकॉन वैली फ्रेट्स ओवर इमिग्रेशन पॉलिसी, यानी कि जो सिलिकॉन वैली है तो इस बात से भयभीत है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आव्रजन नीतियाँ यानी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं तो वो कहीं ऐसी ना हो कि इनको आगे बहुत झटका लगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो दुनिया भर की आईटी कंपनीज़ है, खासकर अमेरिका की, तो उनको अब ये सबसे ज़्यादा चिंता सता रही है आज की तारीख में कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आव्रजन की, खासकर H1B वीज़ा की नीतियों में, जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि उसको 60,000 से बढ़ा करके $1,00,000 कर दिया गया है, और जो ग्रेजुएशन की लिमिट है उसको बढ़ा के पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया गया है। तो अगर वो बिल यहाँ पे पास हो जाता है और वो वहाँ एक्ट बन जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत से जाने वाले या चीन से या फिलीपीन से, ऐसे किसी भी देश से वहाँ पे जाकर आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये गूगल वाले, फेसबुक वाले ये क्यों परेशान हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये लोग आधी बात बोलते हैं हमेशा। ये लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, यानी कि उच्च कौशल प्राप्त वर्कर्स हैं, तो उनकी कमी है यूएस में, और इसलिए उनको बाहर से बुलाना चाहिए। सच्चाई दोस्तों ये है कि जो बाहर से यहाँ पे जाते हैं सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए, तो ये कम पैसे पे काम करते हैं, जिससे कि इन कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है। अगर यही काम वो अमेरिकी से करवाएं, अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो ज़्यादा पैसे मांगता है और उसको देने पड़ते हैं इनको। तो ये उनको नौकरियां ही नहीं देते, ये भारतीयों को, चीनियों को, फिलिपीनियों को नौकरी देते हैं, क्योंकि ये वहाँ जा कर के बहुत कम पैसे में, उनकी अपेक्षा कम पैसे में काम करते हैं। क्योंकि भारतीयों के हिसाब से या चीनियों या फिलिपीनियों के हिसाब से वो पैसा बहुत होता है उनके लिए, पर अमेरिकियों के हिसाब में वो काफ़ी कम है। तो है क्या दोस्तों कि इनको भी झटका लगेगा, इनके शेयर्स के दाम गिरेंगे इनकी कंपनियों के, तो इसलिए ये लोग भी परेशान हैं। तो दोस्तों ये जो पूरा एक डोनाल्ड ट्रंप वाला है, तो आज मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है। तो ये आगे की हो सकता है कि 1-2 दिन में जब ये खबरें आएँ तो मैं उनको कम ही डिस्कस करूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मैंने इस पर डिस्कस किया, तो आपको काफ़ी नीतियाँ समझ में आई होंगी। दोस्तों अगली खबर ये है कि राजपक्षा टू अपोज न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि महिंदा राजपक्षे नए संविधान की मुखालफत करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो ऐसा क्यों है, तो आपको बता दूं कि मैत्रीपाल सिरिसेना जो हैं, तो इन्होंने कहा है कि हम संविधान में संशोधन करके कुछ ऐसे प्रावधान लाना चाहते हैं ताकि हमने जो तमिल समुदाय को डिवोल्यूशन यानी विकेंद्रीकरण का जो एक वादा किया था वो पूरा हो सके। तो दोस्तों ये विकेंद्रीकरण का वादा क्या था, ये ऐसा था कि आपको बता दूं कि श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यूनिटरी सरकार है। तो वहाँ पर क्या होता है कि केंद्र इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि राज्यों के पास कोई ताकत होती ही नहीं है। अब चूंकि क्या है कि श्रीलंका की ज़्यादातर आबादी सिंघली आबादी है, सिंघली बौद्धों की आबादी, तो उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा कि वहाँ पे केंद्रीय शासन है या मतलब कि फेडरल शासन है या कि वो यूनिटरी शासन है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सरकार में बैठे हैं तो उन्हीं की जाति के लोग हैं, उन्हीं के धर्म के लोग हैं और उन्हीं के समुदाय के लोग हैं, तो उनके तो खिलाफ वो कुछ करेंगे नहीं। लेकिन जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर वहाँ के जो तमिल हैं, तो वो इस बात से खासे परेशान हैं कि अगर ये विकेंद्रीकरण नहीं होता है तो हमारे पास हमारे कोई अधिकार नहीं रहेंगे। तो दोस्तों जो तमिलों की मांग है वहाँ पे, ये लगभग वैसी ही मांग है जैसे कि यहाँ पे धारा 370 जो कि कश्मीरियों को दी गई है, यानी कि कश्मीरियों पे भारत का कोई संविधान संशोधन या कोई कानून सीधे लागू नहीं होता है जब तक कि वहाँ की विधानसभा उसे अप्रूव ना करे, अनुमति ना दे। तो ऐसा ही वो लोग भी चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसा पावर मिले जो कि अभी तक नहीं मिला है, और उसके जो सबसे खिलाफ हैं वो है महिंदा राजपक्षे। तो आपको पता होगा कि महिंदा राजपक्षे के ऊपर उस इलाके में नरसंहार के भी आरोप लगे हुए हैं। तो ये है कि राजपक्षे ने कहा है कि मैत्रीपाल सिरिसेना देश को धोखा दे रहे हैं और वो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि तमिलों के पक्ष में होगा और सिंघलियों के खिलाफ होगा। तो दोस्तों बता दूं 1978 में जो कानून, वो संविधान बना था श्रीलंका का, तो अब ये चाहते हैं मैत्रीपाल सिरिसेना कि उसको हटा करके एक नया संविधान लाया जाए जिसमें कि डिवोल्यूशन यानी कि विकेंद्रीकरण की काफ़ी बातें हों और
इसके लिए उन्होंने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां हैं और जितनी भी कमेटियां हैं वहाँ पे उन सभी को बुला करके अपना मसौदा दिया था, उन पे चर्चा पर चर्चा उनके साथ की थी, ताकि आगे चल के इस पे कोई भी विवाद ना खड़ा हो। और आपको बता दूं कि जो तमिल नेशनल अलायंस, जो कि वहाँ पे तमिलों की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर आप संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान नहीं लाएंगे कि हमें ज़्यादा ताकत मिले, तो हम इसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे। यानी कि उन्होंने सीधा कहा था कि अगर आप संविधान में नाम मात्र का संशोधन करके सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं और उसमें कोई मूलभूत प्रावधान नहीं डालना चाहते हैं जिससे कि हमें ताकत प्राप्त हो, तो हम इससे मतलब इसका बहिष्कार करेंगे, हम उसमें संसद में आएंगे ही नहीं उसको पास करवाने के लिए। तो इस वजह से अभी उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव तो पड़ा हुआ है मैत्रीपाल सिरिसेना के ऊपर, और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी उनके ऊपर पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अब देखिए आगे चल के क्या होता है, कि क्या दबाव में आकर के सरकार इससे पीछे हट जाती है, या कि वो वाकई में कोई ऐसा कानून बनाती है, कोई ऐसा नया संविधान बनाती है, या संविधान में ऐसा कोई संशोधन करती है जिससे कि तमिलों को उनके अधिकार वहाँ पर प्राप्त हो सकें। और दोस्तों मैंने कल आपको बताया ही था कि रिचर्ड वर्मा जो कि यूएस के राजदूत हैं भारत में, तो उन्होंने क्या किया था कि तिब्बत की जो एक नेता हैं तो उनको अपने यहाँ बुलाया था। तो उस वजह से चीन ने क्या कहा है कि ये आपने बहुत गलत काम किया और ऐसा आप दोबारा मत कीजिएगा। मतलब एक तरीके से उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्ति दर्ज की है। महत्वपूर्ण बात क्या है वो आपको शायद नहीं पता हो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको बता दूँ कि जब वहाँ से तिब्बती लोग भागे थे, जब चीन ने दमन शुरू किया था 1959 में, तो वो आकर के भारत में ठहरे थे। तो भारत सरकार ने क्या किया था कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम का एक ज़िला है, तो धर्मशाला में इनको काफ़ी बड़ा एक इलाका दे दिया था जहाँ पे दलाई लामा और उनके कई सारे जो सहयोगी वहाँ से अब भाग आए थे वो वहाँ पे रहते हैं आज की तारीख़ में। तो आज की तारीख़ में वही उनका गढ़ है, वहीं पे रहते हैं, और वहाँ पर उन्होंने एक तिब्बतियों की निर्वासित सरकार भी बनाई हुई है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत पहले 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने भी भारत की निर्वासित सरकार बनाई थी। कहाँ बनाई थी? सिंगापुर में बनाई थी। और उसको किसने मान्यता दी थी? उसको जापान ने मान्यता दी थी। तो ये जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है, हालांकि इसको मान्यता दुनिया में कोई नहीं देता है, खुद भारत भी इसको मान्यता नहीं देता है, लेकिन चूंकि ये बनी हुई है तो ये सिंबॉलिक, एक सांकेतिक रूप से होती है कि ये दिखाने के लिए कि जो तिब्बती कौम है वो एक अलग कौम है और वो चीन का हिस्सा नहीं है, और चीन इसका भारी विरोध करता है। तो यहाँ पे देखिए चीन ने कहा गया था कि नो कंट्री इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेज द सो कॉल्ड तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो दोस्तों तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब होता है तिब्बत की निर्वासित सरकार, गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासित सरकार, सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित। तो ये कहा था कि दुनिया में कोई भी देश इस तथाकथित तिब्बतियों की निर्वासित सरकार को स्वीकार नहीं करता है, मान्यता नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, उसको ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि वो कोशिश करे कि वो तिब्बतियों को चीन से अलग कर लेगा। अगली खबर है दोस्तों, मिसिंग पाकिस्तानी एक्टिविस्ट रिटर्न होम। आपने कई दिनों तक पढ़ा होगा पेपर में कि लगातार पाकिस्तान के कई सारे ब्लॉगर्स जो थे वो गायब होते रहे और ये अब वापस आ गए हैं। तो दोस्तों जो बीच में दिख रही है फ़ोटो, इनका नाम है सलमान हैदर साहब। तो मैंने इनकी कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी यूट्यूब पे। तो ये थोड़ा सा कम्युनिस्ट टाइप के, कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक जिन्हें कहते हैं, तो ये उस तरीके के आदमी हैं। और ये लगातार क्या करते थे कि एक तो जो सेना है, सेना का कब्जा है पाकिस्तान में, उसका विरोध करते थे, और उसके अलावा जो लगातार धार्मिक कट्टरपन बढ़ता जा रहा है और जो मुल्ला मौलाना वहाँ के समाज में और वहाँ की राजनीति में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करते जा रहे हैं, ये उसके भारी मुखालफत करते थे, उसका भारी विरोध करते थे। तो हुआ क्या था कि इन दोनों के विरोध के कारण इनके ऊपर दुनिया भर के चार्जेस लगा दिए गए थे। मतलब लोग कहते थे कि ये ब्लास्फेमस है, यानी ईश निंदा करते हैं, ये मोहम्मद साहब के बारे में, इस्लाम के बारे में गलत बातें करते हैं, ये वो। तो इनके ऊपर दुनिया भर के तो पहले आरोप लगाए गए, फिर ये अचानक से गायब हो गए। तो ये कहाँ गए थे उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि फ़ौज ने इनको उठा लिया था, और वो अक्सर यही करती है फ़ौज कि जब कोई उनका विरोध करता है तो उसको उठा लेते हैं, उसके ऊपर वो ईश निंदा के, ब्लास्फेमी के चार्जेस लगा देते हैं, या कि फिर अगर नहीं भी लगाते हैं तो इनको मार पिटाई करके, इनको डरा धमका करके कि अगर दोबारा करोगे तो देख लेंगे, इस बार तो छोड़े दे रहे हैं, इनको छोड़ दिया जाता है। तो ऐसा मैंने देखा था। वहाँ के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं नजम सेठी साहब, तो उनका एक मैं एनालिसिस इस पर देख रहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि ये फ़ौज पहले भी करती आई है। तो हालांकि यहाँ पे जो लिखा है तो मैंने उसको बहुत वो तवज्जो नहीं दी, वो अलग चीज़ लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में किस प्रकार की राजनीति कहाँ चलती है, तो आप थोड़ा सा जाने तो ठीक रहेगा।
तो नजम सेठी साहब ने यही कहा था कि ये कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। तो ये देखिए वापस आ गए हैं, तो मतलब कि उन्होंने ठीक ही कहा था कि इनको फौज ने शायद उठाया था। तो दोस्तों बिजनेस पेज में जो खबर है वो ये है कि सेंटर फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, गडकरी, यानी कि गडकरी साहब ने ये कहा है कि केंद्र सरकार इस बात पे अपना फोकस कर रही है कि बहुत अच्छे से अच्छी अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। तो ये जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है तो ये क्या है? तो दोस्तों लॉजिस्टिक्स उसे कहते हैं कि जब कोई भी व्यापार किया जाता है, कोई भी उद्योग खोला जाता है, तो उसमें जो विविध प्रकार के खर्चे इन्वॉल्व होते हैं जो कि मुख्य रूप से अवसंरचना से, खासकर परिवहन इत्यादि से संबंधित होते हैं, उन्हें लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि जैसे कि कोई उद्योग हो तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपना माल वो वहाँ तक पहुँचाए जहाँ पे उसका मार्केट है। तो अपने माल को अपने फैक्ट्री से निकाल करके उस मार्केट तक पहुँचाने के लिए जो कोई भी गतिविधि होती है उसी को लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, और उसमें जो कोई भी खर्चा होता है उसे लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि जैसे कि पल्लेदार बुलाने से लेकर के फिर उसको ट्रक में चढ़ाना, फिर ट्रक का वहाँ तक जाना, फिर उसको वहाँ फिर उतारना, तो ये जो सारे जो खर्चे हैं इनको लॉजिस्टिक्स चार्ज बोलते हैं। तो ये कहा जा रहा है, नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि भारत जो है तो वो लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, खास करके बंदरगाहों में, सड़कों में और जलमार्गों में लगातार परिवर्तन कर रहा है, विकास कर रहा है, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है, जो लॉजिस्टिक लागत है, उसे न्यूनतम किया जा सके। क्यों? क्योंकि भारत में वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में अभी तक किसी भी चीज़ को, मतलब कि फैक्ट्री से जब कोई चीज़ कच्चा माल आता है तो बाज़ार तक पहुंचने में जो टोटल खर्चा होता है, जो टोटल लागत लगती है, तो उस कुल लागत में तो 18% तो खाली लॉजिस्टिक्स में ही लग जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मुंबई से लेकर के दुबई या मुंबई से लेकर के लंदन तक कोई सामान पहुंचा पाना तो आसान है, लेकिन उसी सामान को पहले दिल्ली से मुंबई पहुंचाना कठिन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें किस बात पे? सड़कों पे निर्भर रहना होता है, जिसमें कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है, तेल ज़्यादा लगता है, और कई बार मतलब कि मालगाड़ियाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट चलती हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स जो हैं तो वो इतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं है, ना हमारे पास स्पीडी हाईवेज़ यानी कि बहुत तेज़ गति वाले हाईवे हों, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि यमुना एक्सप्रेसवे जैसे है, तो वैसे एक्सप्रेसवे दिल्ली से मुंबई के लिए कोई भी इतना चौड़ा, इतना बेहतरीन एक्सप्रेसवे वगैरह नहीं है। तो इस वजह से लॉजिस्टिक्स चार्ज जो हैं वो बढ़ जाते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो उनका कहना है कि इसके लिए हम चाहते हैं कि हम प्रतिदिन 40 किलोमीटर की सड़क बनाएं और हाईवे वाली सड़क बनाएं, चौड़ी सड़क बनाएं, तभी हमारा जो आगे चल के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है वो पूर्ति हो पाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी पिछले साल तक एक दिन में सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क बनती थी, लेकिन अब जो है तो एक दिन में 18 किलोमीटर सड़क बनने लगी है, और ऐसा हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम एक दिन में 40 किलोमीटर तक भी सड़क बनाएंगे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि देश की अवसंरचना जितनी ज़्यादा मजबूत होगी तो देश भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। अगली खबर ये है दोस्तों कि इंडिया पोस्ट गेट्स पेमेंट बैंक लाइसेंस, यानी कि जो भारतीय डाक है तो उसको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया है। तो अभी तक ये आपको बता दूं कि भारतीय एयरटेल और पेटीएम इन दोनों ने पहले ही ले लिया था। ये तीसरी कंपनी है, मतलब कि ये तीसरा एक संस्थान है जिसने कि पेमेंट बैंक का लाइसेंस लिया है। दोस्तों आपको बता दूं कि दरअसल पे 11 लोगों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी तो मिल गई थी पेमेंट बैंक खोलने की। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि 11 लोगों को 2015 में ही आरबीआई ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, इन प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक, लेकिन जो वाकई में खोलने वाले हैं पेमेंट बैंक तो वो अभी सिर्फ 3 ही लोग हैं, यानी कि पेटीएम, एयरटेल और भारतीय डाक। तो दोस्तों इससे क्या मिलेगा लाभ? इससे लाभ ये मिलेगा इनको कि ये 1 लाख रुपए तक की जमा को स्वीकार कर सकते हैं। किसके द्वारा? किसी व्यक्ति के द्वारा या छोटे बिजनेस के द्वारा, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं तो वो यहाँ पे खाता नहीं खुलवा सकते। और सिर्फ इसके अलावा जो इसके साथ जो है तो मोबाइल फ़ंड्स, मतलब कि ऐसे फंड्स वगैरह जो चलते फिरते रहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, खासकर जैसे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वगैरह में अपना सामान वगैरह बेचते हैं वो, या कि फिर सुपरमार्केट्स या कि जो रेस्टोरेंट वाले हैं, तो ये सभी अपनी बैंकिंग की जो छोटी रिक्वायरमेंट्स है, छोटी आवश्यकताएं हैं, तो उन्हें इससे पूरा कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो पेटीएम है, तो आपको पता होगा कि पेटीएम में तो वैसे 25,000 तक की लिमिट होती है, लेकिन मेरे ख्याल से 20,000 तक की लिमिट होती है, 20 से 25,000। तो अगर आप अपना पेमेंट बैंक खुलवा लेंगे उसमें, तो वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाएगी, यानी कि फिर वहाँ पे 1 लाख रुपए तक आपके अकाउंट में आ सकेंगे।
तो ये जो मतलब सुपरमार्केट वाले वगैरह हैं तो इनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। और इसके अलावा ये बता दूं कि जो पेमेंट बैंक होती हैं तो ये क्या क्या कर सकती हैं। ये किसी को लोन नहीं दे सकती हैं, आप ध्यान रखिए कि ये किसी को लोन नहीं दे सकती हैं, लेकिन ये जमाओं को स्वीकार कर सकती हैं। ठीक, साथ ही साथ जो रिमिटेंस सर्विस है, अर्थात कि बाहर से अगर आपको कोई धन भेजता है तो ये उसको भी स्वीकार कर सकती हैं। तीसरा ये है कि इंटरनेट बैंकिंग भी इनके माध्यम से की जा सकती है। तो ये दरअसल पे देश में जो डिजिटल इंडिया की बात चल रही है तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने ये इसको लाया था। अगली खबर ये है कि बाईलेटरल ट्रेड हिट बाय बैंक्स रिलक्टेंस टू ट्रांजैक्ट विथ ईरान, यानी कि ईरान के साथ बैंकों की उस अनिश्चितता, मतलब कि उस अनिश्चितता के चलते जिसमें कि वो ईरान से संबंधित किसी भी लेन देन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो भारत और ईरान के बीच जो बाईलेटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये मामला क्या है दोस्तों, आपको बता दूं कि मामला ऐसा है कि ये तो मैंने बहुत सारा अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये पूरा मामला ऐसा है कि जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो मतलब टेस्ट नहीं किया था, उसको बना ही रहा था, टेस्ट तो कर ही नहीं पाया था बेचारा। तो जब वो उसको बना ही रहा था तभी यूएस को पता चल गया और उसने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो इतने सारे उसने आर्थिक सैंक्शंस उसके ऊपर लगाए कि अंतिम में उसने क्या किया, अपना वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया। तो जब वो बंद हो गया प्रोग्राम, तभी जाकर के यूएस ने अपने जो प्रतिबंध थे, सैंक्शंस थे, उसको फिर ऊपर उठाया। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये था कि ये प्रतिबंध जब लगते हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा तकनीकी तौर पे होता क्या है। तकनीकी तौर पे ऐसा होता है कि ये प्रतिबंध लगा करके सारे बैंकों को, खासकर जो बड़े और अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं, उनको ये निर्देश दिया जाता है कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं किया जाएगा आपके बैंक के माध्यम से। अर्थात ईरान जो कुछ चाहे एक्सपोर्ट करे चाहे इंपोर्ट करे, उसके लेन देन संबंधी जो भी भुगतान या पेमेंट होगी वो आपके बैंक से नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, जब ऐसा कोई आदेश आ जाएगा तो आपको पता ही है कि जब दुनिया में तो सारे बैंक जो हैं तो मजबूरी है उनकी अमेरिका के साथ चलना, क्योंकि अमेरिका के साथ सभी का ट्रेड होता है, हर देश का ट्रेड होता है। तो उनके बैंक में ऐसे खाते होते ही होते हैं जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड हो। तो वो नहीं चाहते किसी एक देश के साथ वो अपना ट्रेड बनाए रखने के लिए, व्यापार बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ अपने जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करें। तो हुआ ये था कि ज़्यादातर जितने देशों के बैंक थे तो उन्होंने उस चीज़ को बंद कर दिया था, यानी कि ईरान के साथ कोई लेन देन नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या था कि भारत में भी आरबीआई ने क्या कहा था कि सारे बैंक जो हैं तो इसको बंद कर दें, ईरान के साथ कोई भी लेन देन नहीं किया जाएगा इस प्रकार का। सिर्फ एकमात्र बैंक कौन था, यूको बैंक। वो इसलिए कि यूको बैंक में जो लेन देन था वो अमेरिका के साथ देखा गया कि बहुत ही कम है। तो जब अमेरिका के साथ बहुत कम था यूको बैंक का लेन देन, तो उनको ये कहा गया कि सिर्फ आप एकमात्र बैंक होंगे जो कि ईरान से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन करेंगे। तो उसमें आप सोचिए कि जब ईरान से तेल लेता था भारत, तो उसकी 45% जो रकम थी वो किस में अदा करता था, रुपए में, जबकि रुपए को दुनिया में कोई नहीं लेता, पर ईरान की मजबूरी थी उस वक्त। अब अगर आप रुपए में कोई चीज़ ईरान मतलब बेच रहा है, तेल ईरान ने रुपए के बदले में बेचा, तो रुपया तो दुनिया में सिर्फ भारत में ही चल सकता था। तो ईरान की मजबूरी थी कि जब कुछ इंपोर्ट करना होता था यानी आयात करना होता था तो मजबूरी में भारत से ही करना पड़ता था। और उसका जो पूरा का पूरा लेन देन हो रहा था उस पूरे सैंक्शन के वक्त के दौरान, तो वो रुपए में हो रहा था, खासकर मतलब 45% रुपए में हो रहा था और बाकी 55% वो यूरो इत्यादि दे रहे थे भारत वाले। लेकिन जब सैंक्शन उठ गया तो ईरान ने साफ मना कर दिया रुपए से लेने से। उन्होंने कहा कि हम एक पैसा नहीं लेंगे अब आप रुपए में, और अब आप हमको डॉलर में या यूरो इत्यादि किसी में आप हमको भुगतान कीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या है दोस्तों कि ईरान के साथ भुगतान यूरो में क्यों हो रहा है, ये भी आपको थोड़ा सा समझने मुश्किल हो रही होगी। उसके पीछे वजह ये है कि हो सकता है कि ईरान के साथ जो अभी अभी आपने देखा, अभी बताया कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया उनके लोगों को आने से, तो हो सकता है कि फिर और कशीदा हो जाएं रिश्ते, फिर और ताल्लुकात उनके ख़राब हो जाएं अमेरिका और ईरान के। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा ये कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से यूएस ईरान के ऊपर कोई आर्थिक प्रतिबंध लगा दे और ये जो सारे बैंक हैं तो इनका ट्रांजैक्शन फिर से ईरान के साथ बंद हो जाए। ऐसी स्थिति में जो बहुत सारे बैंक हैं जिनके पास ईरान का पैसा उनके खातों में पड़ा हुआ है वो सारा फ्रीज हो जाएगा। आपको कुछ समझ में आया? तो आपको मैं थोड़ा और समझाता हूँ ये कैसे फ्रीज हो जाएगा पैसा। यानी कि ईरान का वो पैसा जो कि इन बैंकों के खातों में पड़ा हुआ है, क्योंकि इन बैंकों के साथ
ईरान के लेन देन हैं, यानी कि जो दुनिया भर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट ईरान में होते हैं, तो उन दुनिया भर के बैंकों में जो खाते हैं जिनमें कि ईरान के पैसे आते हैं या उनसे निकलते हैं, वो सारे खाते एक साथ ही फ्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बैंक ना तो तब ना ईरान को कुछ दे पाएंगे पैसा, ना उनसे ले पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का आदेश आ जाएगा कि किसी से कोई एक पैसा ना, ईरान से ना एक पैसा लेना है ना देना है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरा पैसा पड़ा पड़ा उनके पास क्या होगा, फ्रीज रहेगा, उसका वो कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसको ना लोन दे पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो वो लोग डरते हैं कि हमारे यहाँ ईरान का पैसा जो है तो ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए हमारे अकाउंट्स में, कहीं ऐसा ना हो कि ईरान से संबंधित जो व्यापार का पैसा है तो यहाँ चल के फिर फंस जाए। इसी वजह से वो बैंक क्या करते हैं कि मना करते हैं कि भाई हम ईरान के साथ जो है वो आनाकानी करते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा था पिछले साल ही कि अब ईरान के साथ किसी प्रकार की आनाकानी नहीं की जाएगी व्यापार में, लेकिन सारे बैंक जो हैं तो इस बात से डरते हैं कि भाई हम क्यों लफड़ा मोल लें। अगर ईरान और वो अमेरिका के बीच संबंध खराब हो गए, प्रतिबंध लग गया, तो खर्चा हमारा जो वो है घाटा, तो वो तो कोई नहीं देखेगा, ना तो ईरान भरेगा ना तो अमेरिका भरेगा, तो हम क्यों ठेका लें। तो ये दरअसल पे दोस्तों बात थी। तो ये बहुत ही मतलब अंदरूनी बात थी, और इसको पढ़ के तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि कैसा है। और मेरे को भी शुरू में नहीं आता अगर मैं इसको 1.5 साल पहले पढ़ रहा होता, लेकिन मैं पिछले 1 साल में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हूँ, तो मुझे पता चल गया ये सब कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पे एक अगली खबर है कि इन्वेस्टर समिट फॉर नॉर्थ ईस्ट टू बिगिन टुडे, यानी कि ये उत्तर पूर्व की पहली ऐसी निवेशकों की शिखर वार्ता होगी जो कि वहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर पूर्व की जो शिखर वार्ता है निवेशकों की, वो आज से शुरू होगी। तो उसकी थीम क्या रखी गई? थीम रखी गई एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में अवसरों की तलाश करना, ये उसकी थीम रखी गई है। तो इसमें कौन कौन आएंगे दोस्तों? इसमें आएंगे देश भर के सारे बड़े बड़े उद्यमी, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जिनके पास खूब पैसा है, बड़े बड़े निवेशक आएंगे। और साथ में कौन रहेंगी? सारे राज्यों की सरकारें, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं सारे, उनकी सरकारें। तो उनके बीच बहुत सारे MOUs होंगे यहाँ पे, जो कि लिखा भी हुआ है, ताकि नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके। और सबसे ज़्यादा किस चीज़ में होगा? टेक्सटाइल एंड एलाइज, यानी कि जो टेक्सटाइल और उसके सहायक उद्योग हैं उनमें। तो टेक्सटाइल का मतलब होता है वस्त्र उद्योग। और दोस्तों वहीं पे बगल में एक और ख़बर है कि आपको बता दूं कि जो श्रीलंका का उत्तरी क्षेत्र जाफना कहलाता है, जहाँ पे तमिल सबसे ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, तो वहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार का भारतीयों ने कोई निवेश नहीं किया हुआ था। तो अभी वहाँ पे एक और समिट हो रही है ऐसी, जैसी कि नॉर्थ ईस्ट वाली मैंने आपको बताई, कि वहाँ पे भी एक निवेशकों का कार्यक्रम हो रहा है। तो भारत से तकरीबन 65 कंपनियाँ वहाँ पर गई हुई हैं, और उनके जो हेड हैं विनय शर्मा साहब, तो उन्होंने ये कहा है कि हम वहाँ पे जा कर के उन संभावनाओं को तलाश रहे हैं। उनका कहना है कि हालांकि श्रीलंका के बाकी इलाकों में तो हमने काफ़ी जगह पहले पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि वहाँ उत्तरी क्षेत्र में जाफना में भी जाएं, और इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ पे कॉमर्स ऑन लेबर पॉलिसीज़, लैंड टैक्सेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी ईयर, यानी कि हम सबसे पहले ये सब जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं कि वहाँ पे वाणिज्यिक और व्यापारिक नीतियाँ क्या रहेंगी, ज़मीन मिलेगी कि नहीं, टैक्सेशन यानी कि कर कितना लगेगा, और उसके अलावा वहाँ पे बिजली और पानी की सुविधा है कि नहीं। यानी कि अगर हम यहाँ पे आके अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मूलभूत अवसंरचना। तो ये मूलभूत अवसंरचना की हम वहाँ तलाश करेंगे, अगर वो मिल जाएगी तो हम जाफना में भी ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। और दोस्तों अगली खबर ये है कि नासा मार्क्स 50 ईयर्स ऑफ अपोलो 1 फायर, यानी कि अपोलो 1 में लगी आग के 50वें वर्ष को नासा ने याद किया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 50 साल पहले जो नासा का एक यान था, अपोलो 1 नाम था, तो जब उसको छोड़ा जा रहा था तो अचानक उसमें आग लग गई थी। उसमें आग लगने की वजह से जो 3 अंतरिक्ष यात्री आप यहाँ देख रहे हैं, इन तीनों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी को उन्होंने याद किया था। हालांकि कोई महत्वपूर्ण खबर नहीं थी, फिर भी मैं सोचा कि आपको बता दूं कि अपोलो 1 फेल हो गया था, ये आप जाने। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई डिड सनी द रेड पांडा एस्केप इन वर्जीनिया जू मे बी टू अवॉइड मीटिंग, यानी कि सनी नाम का जो रेड पांडा था वो वर्जीनिया के चिड़ियाघर से क्यों भाग गया? शायद इसलिए क्योंकि प्रजनन नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों बता दूं कि जो ये रेड पांडा होते हैं तो ये वैसे भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। दुनिया में मात्र 10,000 ही बचे हुए हैं, और ये मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? ये मुख्य रूप से उस हिमालय क्षेत्र में रहते हैं जो कि उधर या तो चीन की तरफ या नेपाल की तरफ पड़ता है। तो ये खासकर उस इलाके में रहते हैं। तो इनकी 2 ही उपजातियाँ हैं जो कि अब बची हुई हैं,
तो यही आपके लिए जानना ज़रूरी था कि रेड पांडा के बारे में थोड़ा सा आप और पढ़ लीजिएगा कि रेड पांडा क्या है। और बाकी तो आज के अखबार में इसके अलावा और कोई ख़बर नहीं है। तो दोस्तों आज का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई और आज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी भी अखबार में, कभी कभी नहीं होती लेकिन आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो इसलिए वीडियो लंबा हो गया है, पर उसकी आप चिंता मत कीजिए क्योंकि लंबे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वीडियो के। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो मेरे ख्याल से वही आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों फिर तब तक के लिए गुड बाय, कल मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।